सभी स्टूडेंट्स को सुप्रभात। आज फिर एक टॉपिक जो पार्ट 2 हमारा अलंकार का होगा। पार्ट 1 में हमने कुछ अलंकार पढ़े हैं, जैसे उपमा, श्लेष, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार हमने किया हुआ है। आप अगर जिसने पहले पार्ट की वीडियो या जो अलंकार नहीं देख पाए हैं तो वो पहले देख लें। उससे आगे अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों पर, जिसमें सबसे पहले ऊपर है रूपक अलंकार। देखो, हमने उपमा में उपमेय और उपमान के बारे में वर्णन किया था। आपने अगर नहीं देख पाए तो मैं दोबारा बता देता हूँ। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान में निषेध आरोपण होगा, जबकि उपमा अलंकार में दो वस्तुओं में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है। या ये कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो उपमा अलंकार। याद हो आपको, उसमें एग्जाम्पल्स भी हमने दिए थे, सागर रूप गंभीर हृदय हो, या फिर चांद सा मुख। तो सा से सी ये वाचक शब्द थे उपमा अलंकार में, लेकिन यहाँ पे रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोपण कर दिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे दुख है जीवन तरु के मूल, तो यहाँ जीवन तरु जीवन रूपी वृक्ष, तो यहाँ पर सीधा आरोपण कर दिया, जीवन को वृक्ष ही बना दिया। मैया मैं तो चंदर खिलौना ले हूँ, चंदर खिलौना, अगर यहाँ पे होता चांद सा खिलौना, चांद सा से सी होता तो उपमा अलंकार होता, लेकिन यहाँ पर सीधा चंदर को खिलौना ही बना दिया है। श्री कृष्ण जी जिद पे हैं कि मुझे चंदर खिलौना चाहिए, तो ऐसे में रूपक अलंकार होगा। दोनों में अभेद हो जाता है, उपमेय और उपमान में। तो नेक्स्ट, इसमें रूपक अलंकार के दो भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। उपमान के अंगों के साथ अगर आरोपण हो, सभी अंगों के साथ, तो सांग रूपक होगा। केवल उपमेय में ही उपमान का आरोपण हो तो निरंग रूपक होगा। और पारंपरिक रूपक में जब एक रूपक दूसरे रूपक का कारण बनता है। ये ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये केवल लेक्चर और हिंदी के लिए पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम्स में आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, वो हमने नीचे लिखे हुए हैं, देखिए कैसे। हरिमुख मृदुल मयंक, तो हरिमुख को उन्होंने मयंक बना दिया है। चंद्रमा की उपाधि दे दी है यहाँ पे। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण जो हैं कमल बन गए हैं, तो ऐसे में रूपक अलंकार होगा। और रूपक की पहचान में ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, उपमेय और उपमान में बीच में जो है योजक चिन्ह मिलता है, जिससे ये पता लग जाता है कि यहाँ पर दोनों में अभेद है और एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे उपमेय में किया जाता है, उपमा अलंकार में किया जाता है सा, सदृश्य, स्वरिस, ज्यों, जिमी, सा से सी, ये सम, ऐसे सब वाचक जो शब्द यूज किए जाते हैं रूपक में नहीं किए जाते हैं। अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। देखिए, अंबर पनघट, अंबर को ही पनघट बना दिया है कवि ने, प्रसाद जी की कविता है ये। तो बीती विभारी जागरी, तो यहाँ पे अंबर को पनघट बना दिया है। डुबो रही तारा घट उषा नगरी, हालांकि इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। डुबो रही तारा घट उषा नगरी, मानवीय क्रियाओं का आरोप है, वो मानवीकरण अलंकार में आपको बताएंगे। माया दीपक नर पतंग, माया को दीपक बना दिया है और आदमी को पतंगे के रूप में बताया है, तो यहाँ पे नर पतंग, माया दीपक दोनों में रूपक अलंकार है। प्रेम सलिल से द्वेष सारा धुल जाएगा, तो ऐसे ही अन्य उदाहरण हैं। प्रेम को सलिल के रूप में प्रतीत दिखाया गया है, रूपक मान लिया गया है। समर सथली है, दारिद्र दशानन, दरिद्रता रूपी रावण, तो दारिद्र दशानन में अलंकार आपका है रूपक अलंकार। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे, जब अलंकार ऐसे पूछे जाते हैं तो दो अलंकार भी हो सकते हैं, जैसे दवाई दूनी दीन बंधु, द की ध्वनि वर्ण की उच्चारित है, तो यहाँ पर जो है आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार भी इस पंक्ति में है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे, अगर ऐसी बात आ जाती है तो अनुप्रास अलंकार भी आप साथ में लिखेंगे।
अनुप्रास, और दारिद्र्य दशानन में रूपक अलंकार होगा। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तुलसीदास जी अपने आप को चातक बनाए हुए हैं। तो देखिए कितना अच्छा रूपक है। तो यहाँ पे और श्री राम को घनश्याम मान लिया उन्होंने, आरोपण कर दिया, प्यास बुझाने वाले बादलों के रूप में वर्णन किया गया है। पाया जी मैंने राम रतन धन पायो, राम को रतन मान लिया गया, तो ऐसे में रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। देखो वहाँ पर तो आरोपण किया था सीधा, और यहाँ पर है संभावना, शायद हो या ना हो। इसमें भी कुछ वाचक शब्द पद मिलेंगे आपको, जैसे मानो, जानो, जनू, मनु, जान, जनू, मनु, ये ऐसे शब्द वाचक पद होते हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान आपको करा सकते हैं। जैसे नेत्र मानो है कमल, मानो से आपको पता लग रहा है कमल, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यहाँ पे केवल संभावना व्यक्त की गई है। आगे देखिए, मानो हवा के जोर से होता हुआ सागर जगा, तो यहाँ पे भी मानो है, ऐसे पहचान कर सकते हैं आप। पद्मावती सब सखी बुलाई जनू, जनू से पता लग गया ज्यों ही, जैसे फुलवारी चली आई, ऐसा महसूस होता है जैसे फुलवारी चली आई हो, तो ऐसे में जनू से पता लग रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये आप आगे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, मानो, मनो, मनो नीलमणि शैल पर, तो ये आप स्वयं देख लेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अलंकार होगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। अति, अधिक, शयोक्ति, प्रशंसा करना। तो ऐसे में काव्य में जब किसी बात को या व्यक्ति वस्तु का वर्णन जो है काफ़ी बढ़ा चढ़ा के किया जाए, बिल्कुल सामान्य सा ये अलंकार है, तो जब बढ़ा चढ़ा के किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार की होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक राणा जी के महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो देखिए जब तक राणा ने इस पार सोचा नदी पार कैसे होगी, तब तक चेतक उस पार जा चुका था। तो ये अतिशयोक्ति है, ऐसा संभव सा नहीं लगता कि सोचने मात्र से ये नदी पार हो जाती है। देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने जा रही। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ साकेत नामक उनके प्रमुख काव्यखंड से ली गई हैं। तो ये देखिए, साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही, कोई नगरी, कोई अयोध्या नगरी को बोला गया है साकेत यहाँ पे, तो क्या वो स्वर्ग से मिलने जा सकती है? तो ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कवि की कल्पनाएं होती हैं। तो देखिए आगे, तुलसीदास की हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन आप आगे स्वयं देख सकते हैं। प्रश्नालंकार, यदि काव्य के किसी एक पद में प्रश्न किया जाता है, तो सिंपल सा ये हमारा अलंकार है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हो जाऊं किसके हित चंचल। ये हमारी प्रसाद जी की प्रसिद्ध कवि हैं, आत्मकथ्य नामक कविता से अवतरित है। मुझसे मिलने को कौन विकल, यहाँ पे प्रश्न है, तो प्रश्न से ही पता चल जाता है। जीवन क्या है, प्रश्न अलंकार है, प्रश्न से ही पता लग जाता है। कौन रोक सकता है विपुलनाद, यहाँ भी प्रश्न अलंकार है। क्या दुख में सुख नहीं मिलता, ये क्या, कौन, कैसे, ये सब जो मिल जाते हैं तो वहाँ पे प्रश्न उभर के सामने आता है, तो ये प्रश्न अलंकार होगा। दोस्तों दोस्तों को अपने ये चैनल जो है सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो पहुंच सके। इसमें अच्छी बोर्ड की एग्ज़ाम के साथ साथ आगे जो जॉब्स टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको सब्सक्राइब और जो बेल वगैरह है वो क्लिक करने का काम करवा सकते हैं, ताकि इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके। तो ये काम आप हमारे लिए कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति, पुनः उक्ति, जिसका अर्थ है दोबारा से कहना। पुनः मतलब दोबारा। तो देखिए जब काव्य में किसी एक शब्द को दो बार प्रयोग किया गया हो या बार बार कहा गया हो, लेकिन एक ही अर्थ निकलते हों, क्योंकि अगर एक अर्थ नहीं निकलते, दो बार एक कोई भी शब्द जो है आया हो, जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता आदि का एक कनक कनक का अर्थ वहाँ पर भिन्न था, तो वो यमक अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर अर्थ समान हो, एक जैसा ही हो, समान अर्थ हो, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। हमारे जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध आत्मपरिचय नामक कविता से है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी ढलता है,
पथिक जो है चलने की कोशिश करता है, जल्दी जल्दी, सिंपल एक ही अर्थ, साधारण अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। चल मेरे नाविक धीरे धीरे, धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनी पुनी में मधुर मधुर मेरे दीपक जल, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मधुर मधुर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ जोड़कर कण कण मेरे कृपण, कण कण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये साधारण है। आप आगे चलते हैं। अन्योक्ति अलंकार, थोड़ा ध्यान देंगे इस अलंकार में। हालांकि इसके एग्जाम्पल्स जो हैं कम पूछे जाते हैं, फिर भी ध्यान देने योग्य बात है। काव्य में जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन, व्यंग्यार्थ वर्णन किया गया हो। अप्रस्तुत उपमान को बोला जाता है और प्रस्तुत जिसकी तुलना की जाती है उपमेय को बोला जाएगा यहाँ पे। तो हम उपमान के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करना चाह रहे हैं, लेकिन व्यंग्यार्थ होगा, उसमें व्यंग्य छुपा होगा, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। बात कुछ कहना चाहेगा कवि और कह किसी माध्यम और से माध्यम से कहता है। जैसे बिहारी की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ आप देख सकते हैं। जब राजा जयसिंह जो है अपने राजकाल में भोग विलास में ज़्यादा रहते थे, तो व्यस्त रहते थे, तो बिहारी ने उनको समझाने के लिए देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, कि इस काल में, आपके काल में कोई विशेष लोगों को ज़्यादा लाभ नहीं है, कोई ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है। अली कली, यहाँ पे अली राजा के लिए प्रयोग भी किया जा सकता है, और बहोरा जो होता है अली जैसे, तो वो कली में बंद के रह गया है। तो कहने का मतलब राजा जो है महल में ही रानी के साथ बंधा हुआ है, तो आगे कौन है वाला, आगे क्या हाल होगा। तो ये जो व्यंग्यार्थ बिहारी जी ने राजा को समझाने वाली बात कही, तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, इससे काफ़ी उनको सम्मान मिला बिहारी जी को। तो ऐसे ही व्यंग्यार्थ किसी भी अप्रस्तुत को आप प्रस्तुत के लिए व्यंग्यार्थ रूप में वर्णन करते हैं, तो अन्योक्ति अलंकार होगा। माली आवत देखी कलियन करें पुकार। माली को आता जाता देखकर कलियां जो है पुकार कर रही हैं। फूली फूली चुन लियो कल ही हमारी बार, काल ही हमारी बार, कि फूल फूल चुन लिए गए हैं, कल हमारी बारी आएगी। तो हो सकता है ये व्यंग्यार्थ रूप में किसी भी संदर्भ में आप ले सकते हैं कि संसार से बहुत से लोगों को चुन लिया गया है, कल हमारी भी बारी आने वाली है। तो ये ऐसे में व्यंग्यार्थ है। साईं घोड़न के अछत गधन पायो राज, राजनीति पर किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। साईं घोड़न के अछत गधन पायो राज, कि घोड़ों को छोड़कर पीछे छोड़ दिया गया है और गधे जो है राज कर रहे हैं। तो ये व्यंग्यार्थ पंक्तियाँ हैं। संदेह अलंकार, नेक्स्ट जो अलंकार है, सादृश्य के कारण जब एक वस्तु में कई वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े। सादृश्य मतलब एक जैसा, एक समान जब दिखाई देने वाले में किसी शब्द में एक वस्तु में कई वस्तुओं के होने की संभावना हो, संदेह पैदा हो, तो वहाँ पर निश्चय ही संदेह अलंकार होगा। देखिए, ये शरस ओस की बूंदें या मंजुल मोती, तो यहाँ पे ओस की बूंदों को मोतियों के समान संभावनित माना गया, जैसे बूंदें जो हैं चमकती हैं वैसे। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, ये जब रामायण आपने सुनी होगी, देखी होगी कि सीता की साड़ी को बार बार खींचा जा रहा था, लेकिन साड़ी जो है बहुत बड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण जी वहाँ उनकी सहायता करते हैं, तो कवि ने कल्पना की है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। यह काया है या शेष उसी की छाया, साकेत से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। मैथिली क्षणगुप्त की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, तो यहाँ पर या से कि शेष उसी की छाया, यह काया है। जब लक्ष्मण जी जो हैं अपने अयोध्या उर्मिला को देखते हैं तो बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है, तो उस समय ये पंक्तियाँ बोली गई हैं कि ये काया है या शेष उसी की छाया है, कि कुछ समझ में ना आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संदेह है कि काया है या शेष केवल छाया रह गई है। विरह है अथवा वरदान, विरह है अथवा यह वरदान, तो विरह है, जब विरह होता है अलग होना होता है, तो यह एक वरदान के रूप में है। तो ऐसे कवि की कल्पनाएं हैं। ये संदेह है, ये विरह है या वरदान है, वो लाभकारी है।
नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार। जैसे नाम से ही पता चल जाता है, कुछ अलंकारों का हमें विरोध पैदा होना, जहाँ काव्य में बाहर से विरोध जान पड़ता है, दिखाई देता है, हालांकि वास्तव में विरोध ना हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना भी हंस सका, कि ऐसी अद्भुत समय है कि ना तो रो पा रहे हैं और ना ही हंस पा रहे हैं। तो देखो रोना और हंसना एक दूसरे का विरोध है, विलोम है, तो ऐसे में विरोध उत्पन्न होता है, हालांकि वास्तव में दिखाई नहीं देता। हुआ जब से घोर अपराध, आँख मूंद न पाए साध, कि जब से घोर अपराध हुआ है आँख मूंद ही नहीं पाते, आँख बंद ही नहीं कर पाते, सो ही नहीं पाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सोए ही ना। तो ऐसे में देखिए विरोध दिखाई देता है। मालूम है जीवन एक खिलौना है, फिर भी दुख को ढोना है। तो जीवन को एक खिलौना माना गया एक तरफ से, कि खेल खेल में जीवन चला जाता है खिलौने के रूप में, और फिर दुख को ढोना है, दुख को साथ में माना गया। तो विरोध उत्पन्न हो रहा है। मरने को जग जीता है, इसमें भी देखो मरने को जग जीता है, कितनी व्यंग्यार्थ में विरोध किया गया है कि ये संसार जो है मरने के लिए ही जी रहा है। तो विरोध है यहाँ पे। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार, जहाँ काव्य में जड़ प्रकृति पर, जो जड़ प्रकृति को समझने के लिए आप ध्यान रखेंगे, प्रकृति की वो वस्तुएं चीज़ें जो जड़ हैं, जिनमें चलने फिरने की सामर्थ्य नहीं है, तो यहाँ पे जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का, भावनाओं को अगर आरोपित कर दिया जाए, उनको मानव जैसा बना दिया जाए कि वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, या हंस रहे हैं, या बोल रहे हैं, उनकी क्रियाकलाप आदमी से जोड़ दी जाती हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। परिभाषा में आप लिख सकते हैं, जहाँ काव्य में जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों या भावनाओं को आरोपित कर दिया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन सवर के, ये बड़ी प्रसिद्ध कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, मेघ आए से, कि मेघ जो हैं, बादल जो हैं, राजा की दूल्हे की तरह बड़े बन ठन के स्वर के आए हैं। अब देखो मेघ जो है बन ठन के स्वर के, एक आदमी की तरह, व्यक्तित्व की तरह सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत दिनों बाद धूप ने मुझे बुलाया, अब धूप बुला तो नहीं सकती है, ऐसे में ये पंक्तियाँ मानवीकरण अलंकार की होंगी। पेड़ खड़े बाहें फैलाएं, ये भी मेघाई कविता से है। पेड़ खड़े बाहें फैलाएं, धूल बागी घाघरा उठाए, धूल जो है एक युवती की तरह घाघरा उठाकर भागती नजर आती है, तो ऐसे में मानवीकरण अलंकार होगा। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, तो छोटे पौधे हंसते दिखाई देते हैं थोड़ा भार लिए हुए, तो ऐसे में देखिए ये मानवीय क्रियाओं का आरोपण है। तो दोस्तों छात्रों, ये जो अपने अलंकार किए हम, इन अलंकारों को आप ध्यान से करें, और ऐसे एग्जाम्पल्स आपकी बुक से या वैसे आप कहीं से भी देखते हैं तो उनको कोशिश करें। हालांकि हम एक टेस्ट सीरीज़ देंगे जो अलंकारों की होगी, जिससे आप अलंकारों की पहचान कर सकते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें। थैंक यू।